नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम हंस लिटिल जी की एक कविता जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी जब मैंने पहली बार सुनी थी, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मुझे बस ये कविता उनकी आपके सामने प्रस्तुत करनी थी, लेकिन बाद में मैंने यही सोचा कि उनके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं आपके सामने उनका संक्षिप्त रूप में उनके बारे में उनकी छोटी सी जीवन परिचय आपको करा देता हूँ। हांस लिटन जर्मनी के एक प्रख्यात वकील थे जो अपनी साहसी सोच, निडर कार्यशैली और तानाशाही के विरुद्ध खड़े होने के लिए इतिहास में जाने जाते हैं। उन्होंने ऐसे समय में न्याय और सच्चाई की आवाज़ उठाई जब नाजी शासन अपने चरम पर था। हांस लिटन जी की जिंदगी एक प्रेरणा है जो बताती है कि सत्य और न्याय के लिए लड़ाई कितनी कठिन और ज़रूरी हो सकती है। हांस लिटन जी का जन्म 19 जून 1903 के हाले जर्मनी में स्थित हुआ। उनके पिता फ्रिट्ज लिटन एक प्रसिद्ध कानूनविद और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जबकि उनकी मां इरमा यहूदी मूल की थी। हांस के परिवार में शिक्षा और नैतिकता का महत्व बचपन से ही गहराई में स्थापित था। उनका पालन पोषण एक ऐसे माहौल में हुआ जहां न्याय और मानवता की चर्चा होती थी। हांस ने बचपन से ही समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई थी। उनके पिता चाहते थे कि अपने परिवार की परंपरा वह आगे बढ़ाते हुए कानूनी क्षेत्र में जाए। बर्लिन और म्यूनिख विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करते समय हांस ने समाज में हो रहे अन्याय और असमानता को गहराई से समझा। हांस लिटन ने वकालत की शुरुआत बर्लिन में की। वे प्रगतिशील और समाजवादी विचारधारा में के समर्थक थे। उन्होंने मजदूरों, यहूदियों और समाज के अन्य उत्पीड़ित वर्गों के अधिकार के लिए काम किया। उनका मानना था कि कानून केवल ताकतवर लोगों का हथियार नहीं बल्कि कमज़ोर लोगों का रक्षक होना चाहिए। हांस ने जर्मनी में बढ़ते नाजी आंदोलन के खतरे को जल्द ही भांप लिया था। उन्होंने 1910 के अंत और 1930 के दशक की शुरुआत में उन्होंने खुलेआम नाजी पार्टी के हिंसक गतिविधियां और उसके झूठे वादों की आलोचना की। हांस लिटन का सबसे महत्वपूर्ण और साहसी कदम 1931 में देखने को मिला, जब उन्होंने एडोल्फ हिटलर को अदालत में बुलाया। यह मामला ईडन डांस हॉल से जुड़ा था, जहां नाजी पार्टी के समर्थकों ने श्रमिकों पर हिंसक हमला किया था। हांस ने इस हमले के मुख्य आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और साक्ष्य के तौर पर हिटलर को गवाह के रूप में पेश किया। अदालत में हांस ने हिटलर से तीखे और अप्रत्याशित सवाल पूछे, जिनसे हिटलर को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उन्होंने हिटलर की पार्टी, हिंसक गतिविधियां और उनकी विचारधारा को उजागर किया। यह घटना हिटलर और नाजी पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा झटका थी। हिटलर ने इस अपमान को कभी भी नहीं भूला और यह बात हांस की जिंदगी पर भारी पड़ गई। 1933 में हिटलर के सत्ता में आने के बाद नाजी सरकार ने हांस को गिरफ्तार किया। उन्हें बिना किसी मुकदमे में जेल में डाल दिया। हांस को डकाउ, बुचेवाल्ड और ओरेनेबर्ग जैसी कई भयानक नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में भेजा गया। इन कैंपों में हांस को अपमान, शारीरिक और मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें बार बार पीटा गया, भूखा रखा गया और मानसिक दबाव उन पर डाला गया। नाजी अधिकारियों ने उन्हें झुकाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन हांस का साहस कभी भी नहीं टूटा। हांस की मां इरमा लिटन ने अपने बेटे के रिहाई के लिए बहुत संघर्ष किया। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपील करी, लेकिन नाजी सरकार ने उनकी हर कोशिश को नाकाम किया। 5 फरवरी 1938 को 5 साल की असहनीय यातना सहने के बाद हांस लिटन ने डकाउ कंसंट्रेशन कैंप में खुद की जान ले ली। उनकी मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता और न्याय की अनमोल आवाज़ की एक बहुत बड़ी चुप्पी थी। हांस लिटन की कहानी अत्याचार के खिलाफ अदम्य साहस का एक प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि सत्य और न्याय के लिए लड़ने की कीमत भले ही भारी हो, लेकिन यह लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी मृत्यु के बाद उनका जीवन और संघर्ष उन सभी के लिए प्रेरणा बनता है जो स्वतंत्रता, मानवाधिकार और न्याय के लिए खड़े होते हैं। हांस लिटन के नाम पर आज भी कई स्मारक, सड़कें, पुस्तकालय बनाए गए हैं। उनकी बहादुरी और बलिदान को जर्मनी और पूरी दुनिया में सम्मान दिया जाता है। हांस लिटन की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक अकेला व्यक्ति भी दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली ताकत के खिलाफ खड़ा हो सकता है। उनकी जिंदगी एक संदेश है कि जब तक विचार स्वतंत्र है,
तब तक किसी भी अत्याचार के सामने झुका नहीं जा सकता। उनके संघर्ष और बलिदान को इतिहास हमेशा याद रखेगा। उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उनके जीवन को दर्शाने वाली एक बहुत ही सुंदर कविता उन्होंने लिखी है दोस्तों, जो मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करता हूँ। इस कविता को सुनते समय एक आम इंसान अपने एक दुख के माहौल में कहीं ना कहीं जीवन जी रहा है, उसका भविष्य उसको पता नहीं है। इस माध्यम से उस शब्दों को देखने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो कविता है एक कवि ने बहुत ही शांति से अपने घर में बैठकर नहीं लिखी, बल्कि एक ऐसे इंसान ने बहुत ही अपने बुरे समय में इसको लिखने का प्रयास किया है जिसके सिर के ऊपर कहीं ना कहीं मौत मंडरा रही थी। मैं सच कहूँ तो मुझे इस कविता को पढ़ते समय स्वतंत्र वीर सावरकर जी की याद आ गई, क्योंकि उन्होंने भी देश के लिए इतने असीमित सहन करी है यातनाएं कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वैसे ही उन्होंने जैसे अपनी जो महत्वपूर्ण कविताएं, जैसे हम सागरास की बात करें, सागरा प्राण टळमळला, इस कविता में जैसे उनके शब्दों से ही दुख या फिर वो किस परिस्थिति से फिलहाल गुजर रहे हैं इसको हम समझ सकते हैं। वैसे ही आज इस कविता को आप देखने की कोशिश करना दोस्तों। उनके कविता का नाम है मेरे विचार स्वतंत्र है। मेरे विचार स्वतंत्र है जो आसमान को छूते हैं, कोई दीवार इन्हें नहीं रोकती, ना ही उन्हें कोई जंजीर बांधती है। अंधकार में बंद होकर भी मेरा मन स्थिर है। सत्य एक ऐसी चिंगारी है जो हर दर्द को सहती है। वो मेरी आवाज़ छीन सकते हैं, मेरे हाथों को बांध सकते हैं, पर मेरा मन अभी भी असीमित भूमि पर घूमता है। नफरत के तूफान, डर की आज्ञा के पार मैं अड़िग खड़ा हूँ, मेरे विचार स्वतंत्र है। तानाशाह का क्रोध, जेलर की उपेक्षा मुझे मेरे वचन से जरा भी हिला नहीं सकते, क्योंकि न्याय जीवित है उन दिलों में जो देख सकते हैं जहाँ सभी स्वतंत्र हो। चुप्पी छा जाए, अंधेरा राज करे, उनकी ताकत वही ख़त्म होती है जहाँ सपने कायम है। इस पिंजरे में भी मेरी आत्मा हमेशा रहेगी, स्वतंत्र उड़ान आसमान में वो हमेशा भरती रहेगी। मेरे विचार स्वतंत्र है। तो इस तरीके से इस महानायक को आज हम दिल से याद करें, उनकी आत्मा जहाँ पर भी हो वो बहुत ही शांति से रहे, ये दिल से प्रार्थना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।